आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के तृतीय चरण के विषय में। किस प्रकार से दो चरणों के पश्चात क्रांतिकारियों की गतिविधियों में विराम आया था, उसके पश्चात क्रांतिकारी आंदोलन का तृतीय चरण किस प्रकार पुनः प्रारंभ हुआ, जो अल्पकालीन था। इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने भूमिगत होकर अपने कार्य को संपादित किया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से किस प्रकार से धुरी राष्ट्रों के साथ मिलकर भारत पर अभियान किया, यह भी प्रकारांतर से क्रांतिकारी गतिविधियां ही थीं। इसके पश्चात 1946 का नौसैनिक विद्रोह, इसके विषय में भी संक्षेप में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध था। इसके पश्चात हम देखेंगे क्रांतिकारियों की असफलताएं क्या थीं, किस क्षेत्र में वो असफल रहे, क्या त्रुटियां रही थीं अथवा क्या कमियां रही थीं। और इसके पश्चात अंत में हम देखेंगे कि क्रांतिकारियों की उपलब्धियां क्या थीं, योगदान अथवा महत्व क्या था। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का तृतीय चरण। इसके विषय में हम बात करेंगे। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद क्रांतिकारियों के आंदोलन में तीव्रता आ गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा वर्ग के लोग गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने त्याग कर दिया था क्रांतिकारी पथ का, हिंसा का। किंतु उसके बाद फिर से तीव्रता आई थी, क्योंकि चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। बंगाल में 1933 में सूर्य सेन को फांसी पर लटका दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मृत्यु को प्राप्त हुए। शीघ्र ही यशपाल को भी 23 जनवरी 1933 को गिरफ्तार कर लिया गया। 1938 में गोविंद बल्लभ पंत के प्रयत्नों से रिहा किया गया। इस समय क्रांतिकारी गतिविधियां पूरी तरह शांत हो चुकी थीं। 22 जुलाई 1933 को मुंबई के कार्यवाहक गवर्नर की पुणे के एक हॉस्टल में एक विद्यार्थी द्वारा हत्या का प्रयास किया गया था, किंतु वह सकुशल बच गया था। इस तरह की छोटी घटनाएं होती रही थीं। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन में पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर ओडायर की हत्या कर दी थी। इस तरह की घटनाएं अवश्य हुई, किंतु सामान्य तौर पर क्रांतिकारी गतिविधियां असहयोग आंदोलन के समाप्त होने और जो हमने चर्चा की विभिन्न क्रांतिकारियों को जिस तरह से दंडित किया गया, मृत्युदंड, देश निर्वासन, इसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियां शांत हो चुकी थीं। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ पुनः ये गतिविधियां प्रारंभ होती हैं। गांधी जी ने जो संदेश दिया, उसका अर्थ क्रांतिकारियों ने अपने ढंग से निकाला था। महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया गया था। इस नारे का अर्थ क्रांतिकारियों ने अपने ढंग से निकाला था। क्रांतिकारियों के द्वारा इसका अर्थ यह स्वीकार किया गया कि या तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दें अथवा लड़ते हुए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दें, अपने प्राणों की आहुति दे दें। क्रांतिकारियों ने इसका अर्थ इस तरह से स्वीकार किया था। तो गांधी जी ने जो संदेश दिया, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने इस तरह से इसका अर्थ लिया और अपना कार्य प्रारंभ किया। जो प्रमुख नेता थे इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो क्रांतिकारी नेता थे, उनमें युवा वर्ग से अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक उड़ीसा में, आर.पी. गोयनका, जयप्रकाश नारायण, इन नेताओं ने जो युवा वर्ग से संबंधित थे, ये प्रमुख नेता थे क्रांतिकारियों के उस काल में। इस समय जो क्रांतिकारी आंदोलन चला था वह भूमिगत आंदोलन था। प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर सीधे तौर पर इन्होंने कार्य नहीं किया, भूमिगत होकर के इन्होंने कार्य किया।
धन एकत्र करना प्रारंभ किया, बम बनाना शुरू किया अथवा बम प्राप्त करने का प्रयास किया, शस्त्र प्राप्त करने की कोशिश की। ये इनका प्रमुख कार्य था। मुंबई, पुणे, सतारा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और दिल्ली में इस तरह के आंदोलन भूमिगत रूप से चले। इस क्षेत्र में क्रांतिकारी सक्रिय थे। इनमें समाजवादी तथा क्रांतिकारी, जो क्रांतिकारी थे वो ज़्यादातर समाजवादी विचारधारा से भी प्रभावित रहे थे। 1917 की रूसी क्रांति के बाद समाजवाद का प्रभाव भारत पर पड़ा था, ये क्रांतिकारियों पर भी पड़ा था। हिंसात्मक कार्यवाहियाँ इनके द्वारा शुरू की गईं। इसके अंतर्गत स्टेशनों को, थानों को उड़ा देना या उस पर हमला करना, पोस्ट ऑफिस जला देना, रेल की पटरी को उखाड़ फेंकना, यातायात में बाधा उत्पन्न करना, टेलीफोन के तारों को काटकर संचार व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना, इस तरह की गतिविधियाँ, इस तरह की कार्यवाहियाँ इनके द्वारा की गई थी। प्रशासन से टकराव इन्होंने किया। अनेक स्थानों पर पुलिस थाना, सेना से आंदोलनकारियों के टकराव हुए। अनेक स्थलों पर उपद्रवकारियों को शांत करने के लिए पुलिस को गोली चालन करना पड़ा। इस तरह की सभी घटनाओं में आंतरिक रूप से क्रांतिकारियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू किया। तो उस तरह से क्रांतिकारियों या क्रांति का स्वरूप, ढंग जो था, इस काल में हम बदला हुआ पाते हैं, परिवर्तित पाते हैं। अनेक स्थानों पर समानांतर सरकारों का गठन किया गया तथा प्रशासन का उत्तरदायित्व भी क्रांतिकारियों ने अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार की सरकारों में उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल में मिदनापुर, महाराष्ट्र में सतारा की जो सरकारें थीं, आंतरिक सरकारों की स्थापना कर ली गई थी, वो प्रमुख थी। इन स्थलों पर सार्वजनिक कार्यों का दायित्व भी समानांतर सरकारों के द्वारा किया जाने लगा था। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत क्रांतिकारियों के द्वारा भूमिगत रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया गया था। अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया था और महात्मा गांधी ने जो करो अथवा मरो, डू और डाई का नारा दिया था, उसकी अपनी व्याख्या क्रांतिकारियों ने की थी और ये स्वीकार किया था कि अब गांधी जी भी क्रांतिकारी हो गए हैं। सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज। यद्यपि आज़ाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस की कार्यवाही का पृथक अध्ययन किया जाता है, सैन्य गतिविधि के अंतर्गत इसे स्वीकार किया जाता है तथा इसे सैनिक अभियान अथवा सैन्य आक्रमण से जोड़कर माना या देखा जाता है, किंतु यह भी क्रांतिकारी गतिविधि थी। क्रांतिकारी शब्द का व्यापक अर्थ में यदि हम व्याख्या करें तो ऐसी घटना जो बड़ा परिवर्तन लेके आए या जो बड़ा परिवर्तनकारी हो अथवा जो सामान्य स्वभाव हो उसमें बड़ा परिवर्तन आ जाए अचानक, ये बड़ा परिवर्तन ही तो था। अब तक 1857 में सैनिक जो अभियान किया गया था उसके बाद इस प्रकार से बड़ा सैन्य अभियान नहीं किया गया था जो सुभाष चंद्र बोस ने किया। सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद किया गया था, आप सभी को ज्ञात है। वहाँ से ये भाग निकलने में सफल हुए। 1941 में बर्लिन तथा 1943 में टोक्यो पहुँचे। आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने नेतृत्व संभाल लिया। जापान के सहयोग से नवंबर 1943 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद कराया गया। भारतीय भूमि पर 18 मार्च, मुख्य भूमि पर 18 मार्च 1944 को तिरंगा झंडा इन्होंने गाड़ दिया, किंतु इम्फाल पर अधिकार करने में वो सफल नहीं हो पाए। वस्तुतः इस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध अपनी समाप्ति की ओर था। धुरी राष्ट्र पराजित हो रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो कार्यवाही शुरू की थी वो द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम काल था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया। इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो प्रयास किया गया था वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। यद्यपि वो भारत तक पहुंच गए थे सेना को लेकर, किंतु इसका व्यापक प्रभाव भारतीय राजनीति में हुआ, अंग्रेजों की मानसिकता में हुआ, भारतीयों की मानसिकता में हुआ। भारतीय ज़बरदस्त तरीके से प्रोत्साहित और उत्साहित हुए। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी तरफ से भी कोई लड़ सकता है। भारतीय अभी भी सैन्य अभियान करने में सक्षम हैं, वो अंग्रेज़ों का विरोध कर सकते हैं।
वो इस बात से पता चल जाता है कि आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया। इसका ज़बरदस्त विरोध पूरे भारत में हुआ। 21 नवंबर 1945 को कोलकाता में छात्रों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया गया, जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी, रास्ता रोक दिया गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई, पुलिस पर आक्रमण किया गया। इसी प्रकार 11 फरवरी 1946 को विद्यार्थियों ने पुनः हिंसक प्रदर्शन किया। कप्तान राशिद अली को 7 साल की सज़ा के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया था। इसने भीषण संघर्ष का रूप ले लिया तथा मारकाट में 84 लोगों की मृत्यु हुई, 300 लोग घायल हुए। इस तरह की गतिविधियां प्रोत्साहित हुई सुभाष चंद्र बोस के अभियान से। भारतीयों में आत्मविश्वास का विकास हुआ। उन्हें अब स्पष्ट हो गया कि वो भी लड़ सकते हैं और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों ने इस प्रकार से स्वयं उनका जो आक्रमण था भारत तक, एक महान क्रांतिकारी घटना कही जा सकती है भारतीय इतिहास में, और भारतीय इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुए। नौसैनिक विद्रोह इसी क्रम में हम देखते हैं। इस घटना का अध्ययन भी क्रांतिकारी आंदोलन से पृथक किया जाता है, किंतु यह भी वृहद क्रांतिकारी घटना थी। फरवरी 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ, जिसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए। 18 फरवरी 1946 को तलवार नाम के जहाज में 1100 सैनिकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया और हड़ताल कर दी। जहाज में भारत छोड़ो के नारे लिखे गए, हड़ताल किया गया। धीरे धीरे यह जो हड़ताल थी वो अन्य जहाज़ों में भी फैलने लगा। विद्रोही नाविकों ने MS खान के नेतृत्व में केंद्रीय समिति का गठन कर लिया। 20 फरवरी को नाविकों को बैरकों में सशस्त्र सैनिकों ने घेर लिया। अब परिस्थिति थी या तो उनसे लड़ाई करें, सेना के साथ ही सेना के 2 हिस्से हो गए, युद्ध की स्थिति या लड़ाई की स्थिति हो गई। हड़ताली सैनिकों पर हवाई आक्रमण करने की भी चेतावनी दी गई, किंतु विद्रोही नाविकों ने संघर्ष करने का निश्चय किया। वो पीछे नहीं हटे। 22 फरवरी तक 78 जहाज़ों में तथा 20 बंदरगाहों में 20,000 भारतीय सैनिकों ने विद्रोह का मार्ग अपना लिया। ये बहुत बड़ा विद्रोह था। 20,000 भारतीय सैनिकों ने विद्रोह और 78 जहाज़ों में फैल गया। नौसैनिकों का समर्थन व्यापक रूप से जनता ने किया। ये उससे भी बड़ी बात थी। अंग्रेज़ों पर हमले किए गए, थाने और डाकघरों पर हमले होने लगे। अंग्रेज़ों ने मजबूर होकर भारतीय नेताओं से, कांग्रेस के जो नेता थे मुख्य रूप से सरदार पटेल से अपील की, आग्रह किया कि वो हस्तक्षेप करें। उनके हस्तक्षेप से, उनकी अपील से बड़ी मुश्किल से जाकर नौसैनिक विद्रोह शांत हुआ, क्योंकि तब तक अंग्रेज, इसका प्रभाव ये हुआ था कि वो 1948 तक उनकी योजना थी कि वो भारत छोड़ेंगे। 1 वर्ष पूर्व ही 1947 में किसी तरीके से वो भारत को आज़ाद कर, भारत का विभाजन कर भारत से भाग निकले। तो ये नौसैनिक विद्रोह जो था, उसको भी अगर हम देखें तो वह आज़ाद हिंद फौज या सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित था। वह आत्मविश्वास भारतीयों में अब आ गया था कि हम भारतीय अंग्रेज़ों को परास्त कर सकते हैं। और जिस तीव्रता के साथ ये आंदोलन फैला कि जैसे हमने बताया, 2-3 दिन के भीतर ही 20,000 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और न केवल उन्होंने विद्रोह किया, बल्कि उनके साथ जनता भी आ गई और जनता ने आक्रमण करना, विद्रोह करना अनेक क्षेत्रों में शुरू कर दिया और अंग्रेज़ों का खुलकर विरोध प्रारंभ हुआ, जिससे अंग्रेज सरकार घबरा गई थी। ये 2 बड़ी घटनाएं हुई, 3 घटनाएं हम कहें। एक तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय जिस तरह से क्रांतिकारियों ने भूमिगत रहकर उनका साथ दिया, जिस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस ने कार्यवाही की और उनसे प्रेरणा लेकर नौसैनिक विद्रोह 1946 में हुआ, ये बड़ी घटनाएं थीं। इन घटनाओं का मर्म अंग्रेज अच्छी तरह से समझते थे और उन्हें यह बात अब स्पष्ट हो गई थी कि अब भारत पर शासन करना असंभव है। इस बात को अंग्रेज़ों ने स्वीकार कर लिया। इस तरह से ये 3 तरह की बड़ी घटनाएं, जिनको सामान्य तौर पर क्रांतिकारी घटनाओं में शामिल नहीं किया जाता, किंतु मेरा यह स्पष्ट रूप से मानना है कि निश्चित रूप से यह क्रांतिकारी गतिविधियां थीं। अब हम देख लेंगे क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता के कारण। यदि हम मानते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन
पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। यद्यपि हम ये नहीं कह सकते कि ये असफल हुआ था, किंतु पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था, ये अवश्य कह सकते हैं। यद्यपि जो गतिविधियाँ हमने 3 गतिविधियाँ शामिल की, इनसे तो स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ सफल हुई थीं। अंग्रेजों ने दमनकारी नीति का अनुसरण किया था। संगठनों पर, क्रांतिकारियों के सभाओं पर, समाचार पत्रों पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। सैकड़ों क्रांतिकारियों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास की सजाएं दी गई थीं। लंबे कारावास या निर्वासन का दंड दिया गया था। यदि हम मानते हैं कि यह आंदोलन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था, उसके पीछे जो कारण थे या जो त्रुटियां थीं, कमियां थीं, वो इस प्रकार थीं। पहला था जन सहयोग का अभाव। क्रांतिकारी आंदोलन में जनता का पर्याप्त समर्थन नहीं था। समर्थन था, यदि हम कहें, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता ने उनका साथ नहीं दिया था, क्योंकि यह शासन के खिलाफ सीधा आंदोलन था और उसमें जो कोई सम्मिलित होता था उनको बड़ी सजाएं प्राप्त होती थीं। तो जनता का सहयोग कम था। केंद्रीय संगठन की कमी थी। देश के विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, लेकिन सभी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य कर रहे थे। केंद्रीय सत्ता इनकी नहीं थी, केंद्रीय संगठन की कमी थी। यद्यपि इस कमी को क्रांतिकारी जानते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें कार्य गोपनीय रूप से करना होता था, इसलिए खुले तौर पर इस पर कार्य नहीं हो सकता था। छिपकर पूरे देश में क्रांतिकारी गतिविधि का संचालन करना, वो भी भारत जैसे इतने बड़े देश में, संभव कार्य भी नहीं था, आसान कार्य नहीं था। तो केंद्रीय संगठन की कमी के कारण पर्याप्त सफलता नहीं मिली। साधनों का अभाव था। क्रांतिकारियों के साधन सीमित थे। अस्त्र शस्त्रों की कमी थी। धन का अभाव था। इस तरह इनके साधन बहुत सीमित थे। धन की आवश्यकता पड़ती थी, उसके लिए भी लूट करना पड़ता था। साधनों के व्यवस्था में ही इन्हें अधिक श्रम करना पड़ जाता था। अक्सर ऐसा होता था कि धन लूटने में हथियार की व्यवस्था करते हुए ही ये पकड़े जाते थे और बड़े क्रांतिकारियों की गतिविधियां साधनों को एकत्र करने में ही व्यय हो जाती थी, इसलिए इनको सफलता नहीं मिली। ब्रिटिश शासन का कठोर दमन। 1907 में एक कानून के द्वारा सभा करने पर प्रतिबंध लगाया गया। 1908 और 1910 ईस्वी के प्रेस संबंधी कानून के कारण समाचार पत्रों के प्रकाशन लगभग असंभव हो गए। राजद्रोहात्मक सजा अधिनियम एवं अन्य कठोर कानूनों के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों पर बहुत कड़ा नियंत्रण लगा दिया गया था। तो क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति होते हुए भी जनता उनसे सहयोग नहीं कर पाती थी। कांग्रेस का अहिंसात्मक आंदोलन समानांतर रूप से चल रहा था। गांधी जी के द्वारा आगे चलकर हम देखते हैं लगातार अपील की जा रही थी कि आतंकवादी गतिविधियां न की जाएं, बल्कि कांग्रेस के आंदोलन में जो अहिंसात्मक था उसमें सहयोग किया जाए। तो आम जनता के लिए उसमें सहयोग करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी और यह जो मार्ग था, क्योंकि कठिन मार्ग था, स्वाभाविक रूप से दो मार्ग यदि आपके सामने हैं, एक सरल मार्ग है और एक कठिन, तो आप सरल मार्ग का चुनाव करते हैं। तो कांग्रेस के अहिंसात्मक आंदोलन के कारण जनता का झुकाव उस ओर हो गया। वे क्रांतिकारी गतिविधियों से बचते रहे। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के जो लोग थे वो अहिंसात्मक आंदोलन के समर्थक थे। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वो क्रांतिकारी आंदोलन के विपक्ष में थे। उनके असहयोग के कारण, सहयोग न मिलने के कारण भी क्रांतिकारी आंदोलन सफल नहीं हुआ था। कांग्रेस का समर्थन नहीं था। भारत की एकमात्र अखिल भारतीय पार्टी थी, उसका विरोध था। वह अहिंसात्मक आंदोलन का समर्थक थी। उसने क्रांतिकारियों का सीधा समर्थन कभी नहीं किया। इस कारण से यह आंदोलन सफल नहीं हुआ। गांधी जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से था। वे अहिंसात्मक आंदोलन के समर्थक थे। उन्होंने सत्याग्रह किया, असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया और इन सब का प्रभाव ये हुआ कि आम जनता की जो धारा थी, लोकप्रिय धारा थी, सहज धारा थी, वो गांधी जी के साथ चलना था। ज़्यादातर लोग जिनके भीतर राष्ट्रीयता की भावना थी, अंग्रेजों की विरोध की भावना थी, वो गांधी जी के साथ जुड़ गए थे। उनके प्रभाव के कारण भी लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियों का रास्ता नहीं चुना। भारतीय शिक्षित वर्ग ने भी समर्थन नहीं किया था। किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए शिक्षितों का सहयोग करना आवश्यक होता है, क्योंकि वे ही क्रांति का नेतृत्व करते हैं। जनता में जागरूकता लाने का कार्य, पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य उनका होता है।
अपने तर्कों से, अपनी बातों से वो लोगों को प्रभावित करते हैं, किंतु ऐसा क्रांतिकारियों के मामले में नहीं हो सका। तो शिक्षित वर्ग के विरोध या उनके न समर्थन प्राप्त होने के कारण क्रांतिकारी आंदोलन सफल नहीं हुआ। बिपिन चंद्र ने लिखा, क्रांतिकारी आतंकवादी राजनीति की अपनी सीमाएं थीं। प्रमुख बात तो यह थी कि उनकी राजनीति जन आंदोलन की राजनीति नहीं थी। वह जनता को राजनीतिक रूप से उत्प्रेरित करने या राजनीतिक संघर्ष में शरीक करने में असफल रहे, आम जनता से संपर्क तक नहीं बना पाए। तो इस तरह से कारण थे जिनको हम बता सकते हैं कि क्रांतिकारी जो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए, उसके पीछे कारण जिम्मेदार थे। अब हम देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का योगदान अथवा महत्व क्या था या उनकी उपलब्धियां क्या थीं। पहला था राष्ट्रवाद की प्रेरणा। क्रांतिकारियों ने अपनी कृतियों से भारतीय जनमानस को राष्ट्रवाद की प्रेरणा प्रदान की। आत्मत्याग और बलिदान से परिपूर्ण अपने व्यवहार के द्वारा उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। भारतीय राष्ट्रवाद की जागृति में, उसको प्रोत्साहन देने में, उसके विकास में क्रांतिकारियों का अपूर्व योगदान था। जब जब भी किसी क्रांतिकारी को सजा हुई, मृत्युदंड या फांसी या देश निर्वासन, पूरा राष्ट्र आंदोलित हो गया। तो राष्ट्रवाद की प्रेरणा देने में ये सफल रहे थे। राष्ट्र हेतु आत्मत्याग एवं बलिदान की भावना। उदारवादी एवं अहिंसात्मक आंदोलन के जो समर्थक थे, वो देश के प्रति त्याग, आत्म बलिदान, आत्मोत्सर्ग की भावना से कोसों दूर थे। क्रांतिकारियों ने भारतीय युवाओं एवं जनता को आत्मोत्सर्ग की भावना से प्रेरित किया, त्याग और बलिदान की भावना से ओतप्रोत कर दिया, राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने प्रेरित किया। तो जो अहिंसात्मक आंदोलन था वो आत्मत्याग, आत्म बलिदान की भावना से प्रेरित नहीं था, जबकि ये व्यक्तिगत आत्मत्याग और व्यक्तिगत बलिदान, अपने जीवन का बलिदान, अपना त्याग, अपने आप को हंसते हंसते कुर्बान कर देना, ये क्रांतिकारियों ने भारतीयों को सिखाया और इससे राष्ट्रवाद की भावना भी प्रेरित हुई। तो आत्मत्याग की भावना इन्होंने सिखाया, ये इनकी देन थी। राजनीतिक जागृति में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय क्रांतिकारियों ने राजनीतिक जागृति लाने में महत्वपूर्ण योग दिया था। अपने आंदोलन के विषय में अपना जो दर्शन था क्रांतिकारियों का, वह समाचार पत्रों में लेखों के माध्यम से, साहित्यिक विधाओं के माध्यम से, गद्य, कविता, नाटक के माध्यम से लोगों के बीच उन्होंने अपनी विचारधारा को रखा, जागृति लाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जब जब किसी क्रांतिकारी को सजा हुई, तब तक पूरा देश राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हो गया, अंग्रेजों के विरोध की भावना से ओतप्रोत हुआ। तो राजनीतिक जागृति लाने में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। 1909 एवं 1919 के अधिनियम। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि 1909 और 1919 के अधिनियम उदारवादियों अथवा उग्रवादियों के आंदोलन के कारण था, किंतु वस्तुतः उनके पीछे क्रांतिकारी आंदोलन का योगदान महत्वपूर्ण था, क्योंकि अंग्रेज क्रांतिकारियों के आंदोलन से अत्यंत भयभीत हुआ करते थे, डरा करते थे। इस कारण दबाव यदि उन पर किसी का बनता था तो वह उदारवादियों का नहीं था। हालांकि लगता ये था कि वो जो मांग कर रहे थे, कुछ मांगे उसमें पूरी हो गई, लेकिन उस मांग के पीछे जो पृष्ठभूमि थी, जो ताकत थी, जिसके कारण से अंग्रेज मजबूर हुआ करते थे, तो वह उनकी मजबूरी क्रांतिकारी आंदोलन था। कारण ये था कि तीनों अलग अलग विचारधारा थी, उदारवादी, उग्रवादी और आतंकवादी कहें या क्रांतिकारी। डर ये था कि यदि उदारवादियों को नहीं मनाया जाएगा, उनकी कुछ मांगें नहीं मानी जाएंगी, तो उससे लोग उग्रवाद की ओर और उग्रवाद से क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर संलग्न हो सकते थे। तो क्रांतिकारी बनाने से बचाने के लिए उन्होंने उदारवादियों की मांगें स्वीकार की। इसलिए ऊपरी तौर पर देखने पर ऐसा लगता है कि उदारवादियों के कारण ये अधिनियम जो थे वो पारित हुए थे, किंतु वस्तुतः क्रांतिकारी आंदोलन का डर था, उसका भय था, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन अधिनियमों में कुछ मांगें भारतीयों की स्वीकार की थी। युवा वर्ग को प्रेरणा देने में सफल रहे। जैसे कि हमने चर्चा की, युवा वर्ग गर्म खून होता है, स्वाभाविक रूप से युवा वर्ग क्रांतिकारी होता है, उस पर सीधा प्रभाव
क्रांतिकारी गतिविधियों का ही पड़ा था। तो युवा वर्ग क्रांतिकारियों के द्वारा प्रेरित था। अहिंसात्मक आंदोलन की सफलता की पृष्ठभूमि। गांधीवादी आंदोलन अथवा अहिंसात्मक आंदोलन को जो सफलताएं प्राप्त हुई थीं, उनकी पृष्ठभूमि क्रांतिकारियों के द्वारा तैयार की गई थी। अंग्रेजों के समक्ष जो विकल्प थे, उन विकल्पों में क्रांतिकारियों का विकल्प किसी भी स्थिति में अंग्रेजों को मान्य नहीं था। उनके द्वारा उदारवादियों को संतुष्ट करना उचित प्रतीत होता था। इस कारण से वे उदारवादियों की मांगें क्योंकि कम थीं, स्वाभाविक रूप से 3 व्यक्ति अगर आपके सामने खड़े हों, एक व्यक्ति बहुत कम की मांग कर रहा है, एक कुछ अधिक की मांग कर रहा है और तीसरा यदि बहुत अधिक की मांग कर रहा है, कह रहा है कि तुम देश ही छोड़कर चले जाओ, तो स्वाभाविक रूप से आप मांग यदि मानना है तो जो सबसे कम मांग होगी उसी को आप स्वीकार करेंगे। वही मार्ग अंग्रेजों के पास था। इस कारण से गांधीवादी आंदोलन या अहिंसात्मक आंदोलन की जो मांगें थीं, उसकी भी आधी अधूरी मांगों को स्वीकार करते थे। तो यहाँ पर जो अहिंसात्मक आंदोलन को सफलता मिल रही थी, उसके पीछे जो दबाव था वो क्रांतिकारियों का था। तो ये पृष्ठभूमि का काम कर रही थी। ब्रिटिश प्रशासन पर जो दबाव बना था वो भी क्रांतिकारियों का था। क्रांतिकारियों ने अपने कार्यों के माध्यम से ब्रिटिश प्रशासन पर अत्यधिक दबाव निर्मित कर दिया था। अंग्रेज अधिकारी उनसे भयभीत थे। उनके द्वारा उदारवादियों की मांगों को इसी कारण से स्वीकार किया जा रहा था। तो ब्रिटिश प्रशासन पर दबाव बनाने में क्रांतिकारी सफल हुए थे। वैधानिक आंदोलन का पूरक आंदोलन। ऐसा प्रतीत होता है कि वैधानिक आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन एक दूसरे के विपरीत आंदोलन थे, किंतु वास्तव में वस्तुतः दोनों आंदोलन परस्पर पूरक थे, क्योंकि दोनों का लक्ष्य तो एक ही था। अंततः भारत को स्वाधीन कराना दोनों का ही लक्ष्य था। मार्ग या साधन अवश्य पृथक पृथक थे, किंतु साध्य अथवा लक्ष्य अथवा उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य एक ही था, भारतीय स्वतंत्रता था। इस तरह से दोनों जो आंदोलन थे, वैधानिक और क्रांतिकारी आंदोलन, एक दूसरे के पूरक आंदोलन के रूप में थे, या क्रांतिकारी आंदोलन पूरक का काम कर रहा था। अपार लोकप्रियता। भारतीय क्रांतिकारियों को भारत में अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। सरदार भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तो ऐसा माना जाता था कि वह भारत में महात्मा गांधी से कहीं अधिक लोकप्रिय हो गए थे। आज भी वो भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। जतिन दास की जब भूख हड़ताल में मृत्यु हुई थी तो 6 लाख लोग उसके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए थे। जिस ट्रेन से जतिन दास का शव कोलकाता लाया जा रहा था लाहौर से, स्थान स्थान पर उसका भावपूर्ण दर्शन किया गया था। लोग अश्रुपूरित थे। सुभाष चंद्र बोस ने जब अपने अभियान के पश्चात भारत अभियान उन्होंने किया था, वो इतने लोकप्रिय हो गए थे कि यहाँ के नेताओं को भी खतरा हो गया था। और यहाँ के जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, उनके ऊपर यह स्पष्ट आरोप है और बात सत्य भी है कि वो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस भारत आएँ, क्योंकि वो भारतीय जनता में अत्यधिक लोकप्रिय थे। आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों का संपूर्ण भारत में अभूतपूर्व स्वागत किया गया था। 1946 का नौसैनिक विद्रोह आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के कार्यों की ही परिणति के रूप में प्रकट हुई थी, पूर्णतः उन्हीं से प्रेरित थी। जब भी किसी क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दिया जाता था भारत में, पूरे भारत में उत्तेजना की एक लहर फैल जाती थी। खुदीराम बोस को फांसी के पश्चात भी इसी तरह की उत्तेजना का अनुभव किया गया, सहानुभूति की लहर देखी गई। लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई थी, इस समय इसी तरह की उत्तेजना का अनुभव पूरे भारत ने किया था। क्रांतिकारी नेताओं की लोकप्रियता भारत में अद्वितीय रूप से विद्यमान थी और आज भी विद्यमान है। क्रांतिकारियों के विषय में मनमनाथ गुप्त का उद्धरण महत्वपूर्ण है। हमारी जाति की मुरझाई मनोवृत्ति पर शहीदों की खून की यह वर्ष काफ़ी उत्तेजक सिद्ध हुई। जो वंदे मातरम कहने पर लोग मर जाते थे, जन आंदोलन जिस समय अपराध था, उस जमाने में इन लोगों ने जो हिम्मत की, उसे कोई अंधा, मूर्ख अथवा कायर भले ही छोटा बनाए, किंतु हमारी जाति के मन में
उसका जो असर पड़ा वह अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस तरह से हम देखते हैं कि यह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति थी, चरम राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति थी, जो क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में प्रकट हुई थी और उसे असफल किसी भी स्थिति में नहीं कहा जा सकता। बहुत हद तक वह सफल हुई थी, या हम ये कह सकते हैं कि उसको अपने उद्देश्यों में पूर्ण सफलता अवश्य प्राप्त नहीं हुई थी, किंतु वह सफल अवश्य हुई थी।